हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BGC 108 का जो फोर्थ और स्टोरी है उसको बहुत ही अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट स्टोरी हम लोगों का रॉबिन क्रूसो बाय, ठीक है, रॉबिन क्रूसो का बाय डैनियल डिफोई, मतलब जो है नॉवेल स्टोरी उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो एडवेंचर, स्ट्रगल और सर्वाइवल से भरी हुई है। ये कहानी है रॉबिन क्रूसो नाम के एक आदमी की, जिसे एक सुनसान आइलैंड पर अकेला जिंदगी बितानी पड़ती है। ठीक है, कहानी की शुरुआत इंग्लैंड में एक लड़का रहता है जिसका नाम था रॉबिन क्रूसो। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक नॉर्मल और सेफ जिंदगी जिए, लेकिन रॉबिन्सन को बचपन से ही समुंदर और एडवेंचर्स का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर घर से भाग गया और एक शिप में बैठकर समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। पहला सफर करता है वो। सफर के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया, शिप हिलने लगा और सब लोग डर गए। रॉबिन्सन ने सोचा कि अगर वो बच गया तो कभी समुद्र में नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही तूफान खत्म हुआ वो अपना वादा भूल गया और फिर से सफर करने लगा। रॉबिन्सन बन गया गुलाम। एक बार उसका शिप पायरेट्स के हाथ लग गया। पायरेट्स ने रॉबिन्सन को पकड़ लिया और उसे गुलाम बना दिया। कुछ समय बाद रॉबिन्सन वहां से भाग निकला। उसके बाद एक पुर्तगीज कैप्टन ने उसकी मदद की और उसे ब्राजील ले गया। ब्राजील में नई जिंदगी। ब्राजील में रॉबिन्सन ने एक फार्म शुरू किया और धीरे धीरे अमीर होने लगा, लेकिन उसके दिल में एडवेंचर का जुनून अभी भी था। एक दिन वो अफ्रीका के स्लेव्स लाने के लिए शिप में सफर पर निकल पड़ा और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ठीक है, शिप ब्रेक सब कुछ बदल गया। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया और शिप टूट गया। सब लोग मर गए, सिर्फ रॉबिन्सन बच गया। किसी तरह तैरते हुए वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया। अब वो दुनिया से बिल्कुल अलग एक अनजान आइलैंड पर अकेला था। अकेली जिंदगी की शुरुआत। शुरू में रॉबिन्सन बहुत डरा हुआ था, ना कोई इंसान, ना घर, ना खाना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो टूटे हुए शिप से खाना, कपड़े, हथियार और कुछ ज़रूरी सामान ले आया। उसने लकड़ी के एक छोटा घर बनाया और अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे सेट करना शुरू किया। आइलैंड पर जीना सीखना। रॉबिन्सन ने खेती करना सीखा, बकरियां पालता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, कपड़े बनाता है और अपने लिए एक कैलेंडर भी बनाता है ताकि दिन गिन सके। वो रोज अपनी डायरी लिखता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि वो जिंदा है। एक दिन कुछ डरावना दिखा उसको। कई साल बाद रॉबिन्सन को बीच पर इंसान के पैर का निशान दिखा। वो बहुत डर गया। उसे लगा कि आइलैंड पर और लोग भी हैं। बाद में उसे पता चला कि कुछ जंगली लोग, कैनिबल्स, कभी कभी आइलैंड पर आते हैं और कैदियों को मारकर खा जाते हैं। ठीक है, एक दिन रॉबिन्सन ने देखा कि कैनिबल्स एक आदमी को मारने वाले हैं। उसने हिम्मत दिखाई और उस आदमी को बचा लिया। क्योंकि वो आदमी फ्राइडे के दिन मिला था, इसलिए रॉबिन्सन ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। फ्राइडे धीरे धीरे रॉबिन्सन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसने इंग्लिश सीखी और रॉबिन्सन के साथ रहने लगा। ठीक है, रॉबिन्सन ने फ्राइडे को इंग्लिश सिखाया और उसको अपने साथ रखने लगा। अच्छा, दो लोग में फ्रेंडशिप हो गया था। अब रॉबिन्सन अकेला नहीं था। दोनों मिलकर फ्राइडे और रॉबिन्सन शिकार करते हैं, काम करते हैं और आइलैंड से निकलने का प्लानिंग करते हैं। फ्राइडे रॉबिन्सन का बहुत वफादार दोस्त बन गया। एक दिन एक इंग्लिश शिप आइलैंड के पास आया। उस शिप में कुछ लोगों ने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी थी। रॉबिन्सन ने कैप्टन की मदद की और बागी लोगों को हरा दिया। ठीक है, बागी लोगों को हरा दिया रॉबिन्सन। कैप्टन खुश हो गया और रॉबिन्सन को इंग्लैंड वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो सोचिए, रॉबिन्सन ने इस आइलैंड पर 28 साल, 2 महीने और 19 दिन बिताए। आखिरकार वो फ्राइडे के साथ इंग्लैंड वापस आ गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन ब्राजील में उसकी प्रॉपर्टी और पैसे अब भी उसके नाम पर हैं। इसी तरह रॉबिन्सन फिर से एक अमीर आदमी बन जाता है ब्राजील जाने के बाद। ठीक है, तो कहानी का मैसेज क्या है? रॉबिन्सन
क्रूसो हमेशा हमें सिखाता है मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान मेहनत और अकल से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। पेशेंस और हार्ड वर्क से ज़िंदगी बदली जा सकती है। अल्लाह पर भरोसा और शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक आम इंसान जो एडवेंचर के लिए घर से निकला था, वो 28 साल तक एक सुनसान आइलैंड पर जिंदा रहा और दुनिया को ये सिखा गया कि हिम्मत और उम्मीद हो तो इंसान हर मुश्किल को हरा सकता है। ठीक है, तो ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ठीक है, एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक फेमस पोयम है जो थॉमस ग्रे ने 1751 में लिखी थी। एलेगी का मतलब होता है किसी की डेथ या मौत पर लिखी गई दुखद कविता। ठीक है, इस पोयम में पोइट एक गांव के चर्चयार्ड कब्रिस्तान में खड़ा है और वहां सोए हुए आम गरीब लोगों के बारे में सोचता है। शाम का समय है, कहानी शाम से शुरू होती है। सूरज ढल रहा है, गायें अपने घर लौट रही हैं और गांव के लोग अपना काम खत्म करके घर जा रहे हैं। इसको पीस के साथ बैठिए और जस्ट इमेजिन कीजिए जो हम बोल रहे हैं और उसको फीलिंग के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि ताकि आप लोग उसको फील भी कर सकें। ठीक है, अब चर्चयार्ड में सिर्फ पोइट अकेला खड़ा है। उसके सामने कई पुरानी कब्रें हैं। उन कब्रों में गांव के आम और गरीब लोग दफन हैं। पोइट क्या सोचता है? पोइट सोचता है ये लोग गरीब थे लेकिन ये भी कभी हंसते थे, काम करते थे, अपने बच्चों से प्यार करते थे और सपने देखते थे। अब सब मर चुके हैं और हमेशा के लिए सो गए हैं। कोई भी इंसान चाहे अमीर हो या गरीब एक दिन ज़रूर मरता है। डेथ सबको इक्वल बना देती है। गरीब लोगों की छुपी हुई टैलेंट्स को वो दिखाता है। पोइट कहता है कि शायद इनमें से किसी में बहुत टैलेंट था। शायद कोई बहुत बड़ा पोइट बन सकता था, शायद कोई ग्रेट लीडर बन सकता था, शायद कोई फेमस म्यूजिशियन या साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन गरीबी और मौकाओं की कमी की वजह से उनका टैलेंट दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाया। इसलिए दुनिया उन्हें कभी जान नहीं सकी। अब पोइट कहता है कि अमीर लोग अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पैसा और पावर पर घमंड ना करें, क्योंकि एक दिन उन्हें भी मरना है। ना पैसा हो और ना ही शोहरत को रोक सकती है ना, ना पैसा और ना ही शोहरत मौत को रोक सकती है। ठीक है, फिर पोइट सोचता है एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। शायद कोई मेरे बारे में भी सोचेगा और कहेगा यह एक ऐसा आदमी होता है जो नेचर से प्यार करता था और दूसरों के दुख को समझता था। पोइट चाहता है कि लोग उसे एक अच्छे और दयालु इंसान के रूप में याद रखें। ठीक है, मेन थीम्स ऑफ द पोएम का क्या है? डेथ इज यूनिवर्सल, मतलब सब लोगों को एक दिन मरना है, अमीर हो या गरीब। इक्वालिटी, मौत के सामने सब बराबर है। हिडन टैलेंट, कई टैलेंटेड लोग गरीबी की वजह से फेमस नहीं हो पाते। ह्यूमन लाइफ इज टेम्पोररी, इंसान की जिंदगी और शोहरत हमेशा के लिए नहीं रहती। सिंपैथी फॉर कॉमन पीपल, पोइट आम और गरीब लोगों के लिए रिस्पेक्ट और सिंपैथी दिखाता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, मीनिंग चाहे इंसान कितना भी फेमस या सक्सेसफुल हो, आखिर में सबको कब्र तक ही जाना है। इसका ये बहुत ही स्टोरी का बहुत ही फेमस लाइन है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ठीक है, एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड हमें सिखाती है कि मौत सबके लिए सेम है। गरीब लोग भी रिस्पेक्ट के हकदार हैं। टैलेंट हर जगह होता है लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहते। द पोएम इज द मेडिटेशन on death, equality and the unnoticed lives of common people buried in a village churchyard। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये भी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी ना हो। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको समझ में आई, ताकि मुझे खुशी हो और मैं आप लोगों के लिए और भी सारा वीडियो बना कर लाऊँ और आप लोगों की हेल्प करूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल्स एक एडवेंचर और सैटिरिकल नॉवेल है। इसमें एक डॉक्टर और सेलर लेम्यूएल गुलिवर की कहानी है जो समुद्री यात्रों के दौरान 4 अलग अलग देशों में पहुंच जाता है।
हर देश एक अलग सोसाइटी को दिखाता है और उसके थ्रू जोनाथन स्विफ्ट ने इंग्लैंड की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इंसानी नेचर की बुराइयों पर मजाक सटायर किया है। पार्ट 1 वो पहले जाता है वॉयेज टू लिलीपुट, ठीक है, छोटे लोगों का देश में जाता है, वॉयेज टू लिलीपुट। एक दिन गुलिवर का शिप तूफान में फंस जाता है और टूट जाता है। किसी तरह तैरते हुए वो एक अजीब आइलैंड पर पहुंचता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसे पूरे शरीर के छोटे छोटे लोगों ने रस्सी से बांध दिया है पूरे शरीर को। ये लोग सिर्फ चेंज के होते हैं और उनके देश का नाम है लिलीपत, ठीक है। पहले वो गुलिवर से डरते हैं लेकिन धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेते हैं। लिलीपत में प्रॉब्लम्स क्या होती है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। एक दूसरे देश से अंडे को किसी साइड से तोड़ना चाहिए, किस साइड से तोड़ना चाहिए, इस बात पर ये उन लोगों के बीच 2 पार्टी में युद्ध चल रहा है। स्विफ्ट यहाँ दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोग और पॉलिटिशियन कितनी छोटी और बेकार बातों पर लड़ाई करते हैं। बाद में कुछ लोग गुलिवर के खिलाफ साजिश करते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। पार्ट 2 वॉयेज टू ब्रॉबडिंगैंग, ठीक है, दत्तियों का देश, ठीक है। सेकंड ट्रैवल इसका यही रहता है, वॉयेज टू। अब गुलिवर एक ऐसे देश में पहुंचता है जहां सब लोग बहुत बड़े बड़े गैंट्स हैं, ठीक है। यहाँ गुलिवर खुद एक छोटे खिलौने की तरह लगता है। एक गैंट फार्मर उसे पकड़ लेता है और लोगों को पैसे लेकर दिखाता है। बाद में रानी उसे खरीद लेती है और महल में रखती है। गुलिवर यहाँ के राजा को इंग्लैंड की तारीफ करता है, लेकिन राजा कहता है तुम्हारे देश के लोग लालची, झगड़ेलू और पावर के पीछे भागने वाले हैं। यहाँ सिर्फ इंग्लैंड की पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बुराइयों को दिखाते हैं। इंग्लैंड की पॉलिटिक्स और बेकार चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स को, बुराइयों को दिखाते हैं। आखिर में एक बड़ा ईगल गुलिवर का बॉक्स उठा लेता है और उसे समुंदर में गिरा देता है, जहाँ से एक शिप उसे बचा लेता है, ठीक है। पार्ट 3 वॉयेज टू लापुता बल्नीबर्बी लुगनंग एंड गुल, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा है, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्ट 3 में वो वॉयेज टू लापुता में जाता है, ठीक है। अब गुलिवर एक उड़ते हुए आइलैंड लापुता में पहुंचता है। यहाँ के लोग साइंस और मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा खो गए हैं कि उन्हें रियल लाइफ की कोई समझ ही नहीं है, ठीक है। वो अजीब और बेकार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सिर्फ यहाँ उन साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का मजाक उड़ाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से दूर रहते हैं, ठीक है। मतलब अजीब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब रियल लाइफ से उनको कोई प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, छोड़ गए हैं, बेकार चीज़ों में लगे हुए हैं जिससे कोई हल नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ट्रैवल 4 में पार्ट 4 जो ट्रैवल है उसमें जाता है वॉयेज टू द ह्यूमंस। मतलब ये नॉवेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गुलिवर एक ऐसे देश में पहुंचता है जहां घोड़े, ह्यूमंस, बहुत इंटेलिजेंट और सिविलाइज्ड है। इंसान जैसी प्रजाति याहुस गंदी, लालची और जानवरों की तरह रहती है। इंसान जो है ऐसे ही। गुलिवर धीरे धीरे घोड़ों से इतने इम्प्रेस हो जाता है कि उसे इंसान पसंद ही नहीं आता। अब उसे लगने लगता है कि इंसान भी याहुस की तरह लालची और सेल्फिश है, लेकिन घोड़े उसे अपने देश में रहने की परमिशन नहीं देते और उसे वापस भेज देते हैं। मतलब उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। उसे घोड़े से बहुत मोहब्बत हो जाती है, वो घोड़े के साथ रहना चाहता है, लेकिन घोड़े उसे वहाँ नहीं रहने देते हैं और उसे वहाँ से जाना पड़ता है, ठीक है। इंग्लैंड से वापस ही जब गुलिवर घर लौटता है तो उसका इंसानियत से भरोसा उठ चुका होता है। अब वो लोगों से कम और अपने घोड़ों के साथ ज़्यादा समय बिताता है, ठीक है। मेन थीम क्या है इसका, सटायर ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। ह्यूमन प्राइड एंड फुलिशनेस। इंसान खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझता है लेकिन उसमें बहुत खामियां हैं। करप्शन एंड ग्रीड। पावर और पैसा इंसान को खराब बना देते हैं। ह्यूमन नेचर। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। रिलेटिविटी और पर्सपेक्टिव। एक जगह गुलिवर ज्ञान है, दूसरी जगह वो खुद छोटा हो जाता है। इससे पता चलता है कि दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुलिवर्स ट्रैवल सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये एक सैटिरिकल नॉवेल है जो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इंसानी नेचर की बुराइयों को एक्सपोज करती है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये भी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसे शॉर्ट में आप लोगों के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रेव।
ठीक है। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्ले है। ये प्ले 1700 में लिखा गया था। इसमें लंदन के अपर क्लास सोसाइटी के लोगों की लाइफ, उनकी सेल्फिशनेस, लव अफेयर्स, मनी और मैरिजेस के बारे में दिखाया गया है। इस प्ले का मेन थीम है लव और मैरिज कब तभी सक्सेसफुल होते हैं जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रेस्पेक्ट और ट्रस्ट करें। ठीक है। मेन कैरेक्टर इसमें का है मिराबेल। हीरो इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है, जेंटलमैन है, और मिलामेंट हीरोइन है, ब्यूटीफुल है और इंडिपेंडेंट गर्ल है। और लेडी विशफॉर्ट हीरोइन जो मिलामेंट है उसकी आंटी है, जो मिराबेल हीरो से नफरत करती है। फिनाल विलन है, ग्रीडी और सेल्फिश आदमी है। मिसेस मारवुड फिनाल की सीक्रेट लवर है। वेटवेल मिराबेल का सर्वेंट है। और फॉयबेल लेडी विशफॉर्ट की मेड है। कहानी की शुरुआत होती है मिराबेल और मिलामेंट के प्यार से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। मिलामेंट की आंटी लेडी विशफॉर्ट जो हैं मिराबेल को पसंद नहीं करती और उनकी शादी के खिलाफ है। और अगर लेडी विशफॉर्ट शादी की परमिशन नहीं देगी तो मिलामेंट को उसकी प्रॉपर्टी और पैसे नहीं मिलेंगे। मिराबेल का प्लान। मिराबेल एक इंटेलिजेंट प्लान बनाता है। वो अपने सर्वेंट वेटवेल को एक अमीर आदमी सर रॉलैंड बनाकर लेडी विशफॉर्ट के पास भेजता है। लेडी विशफॉर्ट खुद भी फिर से शादी करना चाहती है, इसलिए वो सर रॉलैंड से इम्प्रेस हो जाती है। मिराबेल का प्लान था कि लेडी विशफॉर्ट को थोड़ा इम्प्रेस करके उससे शादी के लिए मना लिया जाए। ठीक है। अब विलन फेनाल की साजिश। लेकिन विनल फेनाल को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है। फेनाल बहुत लालची आदमी है। वो लेडी विशफॉर्ट को ब्लैकमेल करता है और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। उसके साथ उसकी सीक्रेट लवर्स मिसेस मारूड भी है। दोनों मिलकर सबका पैसा छीनना चाहते हैं। मिराबेल की स्मार्टनेस। ठीक है। आखिर में मिराबेल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाता है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिनाल लेडी विशफॉर्ट की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। फिनाल जो है फिनाल का पूरा प्लान फेल हो जाता है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ठीक है। अब लेडी विशफॉर्ट को समझ आ जाता है कि मिराबेल एक अच्छा आदमी है। वो मिराबेल और मिलामेंट की शादी के लिए मान जाती है। दोनों लवर्स की शादी हो जाती है और प्ले का एंड हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। द प्रोविसो सीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है इस प्ले का। एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी से पहले जो मिराबेल है मिराबेल और मिलामेंट एक एग्रीमेंट करते हैं। मिलामेंट कहती है मैं शादी के बाद भी अपनी फ्रीडम रखूँगी, मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। मिराबेल भी उसकी कंडीशन मान लेता है। ये सीन दिखाता है कि सक्सेसफुल मैरिज ट्रस्ट और इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। मेन थीम क्या है इसका? लव एंड मैरिज। सच्चा प्यार ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर टिकता है। मनी एंड ग्रीड। कई कैरेक्टर्स सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। डिसेप्शन एंड हाइपोक्रेसी। सोसाइटी के लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से सेल्फिश हैं। वोमेन एंड फ्रीडम। मिलामेंट अपनी इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस देती है। सटायर और अपर क्लास सोसाइटी। कॉन्ग्रीव ने लंदन के हाई सोसाइटी लोगों की फेक लाइफ स्टाइल और सेल्फिशनेस का मजाक उड़ाया है। ठीक है। द वे ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है कि सोसाइटी में लोग अक्सर पैसा और सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और इक्वालिटी पर बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का BGC 108 का सारे स्टोरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछें और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी और आप लोगों को और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।